भारत जो आज चांद तक पहुंच गया है, दुनिया के विकसित देशों की बराबरी करना चाहता है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है। उसी चमकते हुए नए भारत की एक दूसरी तस्वीर भी जो बेहद खौफनाक है, जो पिछले कुछ दिनों से हम लगातार टीवी और सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस दर्दनाक हादसे की जिसने राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं उन 3 मासूम छात्रों की जो देश के अलग अलग राज्यों से राजधानी दिल्ली कुछ बनने का सपना लेकर आए थे, मगर उन्हें क्या मालूम था कि जिस दिल्ली में वो अफसर बनने का सपना लेकर जा रहे हैं, वो दिल्ली उनकी जिंदगी को ही बदल जाएगी। यूपीएससी की तैयारी कर रहे उन छात्रों की मौत से देश भर में गुस्सा है। सड़कों पर धरना प्रदर्शन जारी है, सड़क से लेकर संसद तक खूब हंगामा हो रहा है। सियासत भी बदस्तूर जारी है और एक दूसरे को कसूरवार बताकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन कब तक यूं ही शासन और प्रशासन की गलतियों की सजा हमारे और आपके बच्चे भुगतते रहेंगे? ऐसी घटनाओं के लिए किसी को तो जवाब देना होगा ना। पुरानी खस्ताहाल इमारतें, लटकते बिजली के तार, मार्केट में दुकानों से आगे बढ़कर 2-2 फुट तक सड़कों पर कब्जा, या फिर पैसे के लालच में पूरी की पूरी सड़कों को ही रेडी पटरी वालों का अतिक्रमण करने दिया जाता है। ऐसे बिल्डिंग्स में कोचिंग सेंटर चलाने या फिर दूसरे ऑफिस खोलने की एनओसी कौन देता है जब वहां इमारतें पूरी तरह से दुरुस्त नहीं होती, और होती भी है तो इमरजेंसी सिचुएशन में एग्जिट का रास्ता साफ नहीं होता। आप देखेंगे अपर मिडिल क्लास किसी भी मार्केट में चले जाइए, लाजपत नगर में चले जाइए, कोई भी मार्केट दिल्ली की देख लीजिए, सभी ने पटड़ी भी कब्जा कर रखी है। पटड़ी के आगे की जगह भी अपना सारा शोरूम आउटडोर शोरूम बना रखा है, ओपन टू स्काई। अगर दुकान थी 8 फुट की तो आगे 18 फुट या 80 फुट भी जगह कब्जा की है। जैसे वो मार्बल वाली दुकानें आपको कहीं भी मिल जाएंगी। हाँ। मार्बल वाली जो खाली ज़मीन पे बना लेते हैं, किसी की खेत की ज़मीन ली, फिर वो कम से कम, अब राजा गार्डन में ही देखिए, अगर उसकी अपनी शोरूम जो है वो अगर मान लो 100 फुट की है या 150 फुट की है, तो आगे 2000 फुट तो उसने इलीगल कब्जा किया हुआ, वो डिस्प्ले करने का मार्बल के लिए। हाँ। अब ये एक किस्म का। दूसरा, आप किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, सभी ने एक्स्ट्रा कवरेज करते करते पहले फुटपाथ कवर होगी, मान लो जो लीगल कवरेज है 65% है, 65 से 75 किया, फिर 85 हुआ, फिर बढ़ता जाता है। हर जगह ये हो रहा है इलीगल। कुछ इलीगल ऐसा है कि सरकार ने कानून ऐसे गलत बनाए हैं कि आपको मजबूरी में कुछ करना ही पड़ता है। दूसरा इलीगल है कि आप पब्लिक स्पेस को कवर कर रहे हो, और वो भी एक लुक्रेटिव इंडस्ट्री है। ऐसा नहीं कि दुकानदार ने इलीगल कवर कर लिया, एक बार पैसा दे दिया, नहीं, हर महीने मंथली जाती है उसकी। पिछले साल दिल्ली में मुखर्जी नगर में भी एक एजुकेशन सेंटर में आग लगने की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ था और छात्रों को बिजली का तार पकड़कर या उस सेंटर से छलांग लगाकर अपनी जान बचानी पड़ी थी, क्योंकि अगर वो छात्र ऐसा नहीं करते या फायर ब्रिगेड आने का इंतजार करते, तब तक उनकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी होती। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि कैसे ये कोचिंग सेंटर धड़ल्ले से एक के बाद एक पूरे इलाके पर कब्जा करके एजुकेशन हब बन जाते हैं, जब वहां पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा तक सुनिश्चित नहीं की जाती है। दूर दराज शहर, गांव के कस्बों से बच्चे अपने सुनहरे भविष्य का सपना लेकर महानगरों में आते हैं और फिर पैसे के लोभी मकान मालिकों का शिकार बन जाते हैं। छोटे छोटे घुटन भरे कमरों में मासूमों की जिंदगी सिमट कर रह जाती है। उनसे मोटे दाम वसूले जाते हैं। जिनके पास चुकाने के लिए मोटा पैसा नहीं होता, उन्हें जानवरों की तरह छोटे कमरों में ठूस दिया जाता है। क्यों ये सब किसी को नजर नहीं आता? क्यों सरकारें मूक बधिरों की तरह इस पूरे नेक्सस को नजरअंदाज करती जाती है? क्यों डेवलपमेंट अथॉरिटीज आंख मूंद कर लोगों की मौत का तमाशा देखती है? क्या ये सब अवैध कब्जा या अवैध अतिक्रमण पुलिस प्रशासन को नजर नहीं आता है, या फिर देखकर अनदेखा कर दिया जाता है? जहां इच्छा शक्ति प्रबल हो वहां अतिक्रमण नहीं हो सकता है। आपने कहना सर्वप्रथम पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन मैं समझता हूं कि पुलिस के साथ साथ जो डेवलपमेंट अथॉरिटी, अगर लखनऊ में है तो एलडीए, अगर नोएडा में है तो नोएडा विकास प्राधिकरण, या प्रयागराज में है तो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनकी जिम्मेदारी है। आप एक प्रयोग करें आजू जी, अपने घर के बाहर
आप थोड़ी गिट्टी और मोरम और बालू गिरवा दें, आप देखेंगे कि ये महमूद गजनवी की फौज की तरह 2 मोटरसाइकिल वाले पुलिस विभाग से और 2 LDA वाले आ जाएंगे। ये आपने कैसे किया है? आप क्या निर्माण करा रही हैं? आपने नक्शा पारित कराया है, अनुमोदन कराया है? नहीं तो आपके ऊपर हम जुर्माना लगा देंगे। ठीक। केस नंबर 2, आपने अगर कुछ थोड़ा सेटलमेंट कर लिया है पुलिस से और वहाँ के जो ओवरसीयर वगैरह आते हैं, जूनियर इंजीनियर, आप अपना एक बेसमेंट भी बना लीजिए एक्स्ट्रा, आप 3 मंजिला नाजायज बना लीजिए, अतिक्रमण होता रहे। आज की अगर हम बात करें आरजू जी, टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई है, सैटेलाइट इमेजिंग आ गई है। आप एक बाल्टी पानी घर के बाहर रख दीजिए, वो भी सैटेलाइट और ड्रोन आपको बता देगी कि आज आरजू या विक्रम सिंह के घर के बाहर 2 प्लास्टिक की बाल्टी में पानी है, जिसमें एक बाल्टी लाल रंग की है, एक बाल्टी नीले रंग की है। आप सब चीज़ अगर चाहें तो आप कैप्चर कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हर चीज़ में आप कार्रवाई करें तो वो पक्ष एक है और नकदीकरण कराएं तो ये बहुत बड़ी एक लॉटरी लगती है। अतिक्रमण और भ्रष्ट और अकर्मण शासन प्रशासन उसकी तरफ मूक दर्शक बना नहीं देखता है, बराबर का इस अपराध और सरकारी धन की लूट का बराबर का हिस्सेदार होता है। चलिए, ये तो एक केस हुआ। अब हम इसी मुद्दे पर थोड़ी और विस्तार से चर्चा करते हैं जो दीमक की तरह देश को खाए जा रहा है और खोखला किए जा रहा है। वो है अतिक्रमण और उसको लेकर होने वाला भ्रष्टाचार। आज प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सरकार बनाने के साथ 2047 तक के विजन की बात कर रहे हैं। 2047 तक देश को विकसित देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते देखना चाहते हैं। लेकिन उसी तेजी से बदलने वाले नए भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या आज भी झुग्गियों में रहने को मजबूर है। अभी उनकी मजबूरी है या वो जानबूझकर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, ये चर्चा का विषय जरूर हो सकता है। लेकिन एक और कड़वा सच ये है कि आज आप किसी भी बड़े से बड़े महानगर में चले जाएं, आपको हर शहर में सड़क के दोनों किनारों सैकड़ों हजारों झुग्गियां मिल जाएंगी। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हो। दिल्ली हो या मुंबई, बेंगलुरु हो या कोलकाता, शहर दर शहर अवैध कब्जा करके झुग्गियां बनाने और सड़कों पर कब्जा करने का ट्रेंड दशकों से चलता आ रहा है। हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अकबर नगर में यूपी की पहचान बन चुके बुलडोजर को मैदान में उतारा और कुकरेल नदी के किनारे बने करीब 2000 अवैध मकान, दुकान और बिल्डिंगों को मिट्टी में मिला दिया। अब ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब अवैध कब्जे और अतिक्रमण पर यूपी में बुलडोजर चल सकता है तो फिर बाकी राज्यों में क्यों नहीं? अतिक्रमण तो इस समस्या का एक पहलू है, जबकि जमीनी कब्जा इस समस्या का दूसरा पहलू है। इन सब के बीच कुछ और भी जमीनें हैं तो अवैध रूप से कब्जा ली जाती है, जैसे कि पब्लिक लैंड, फॉरेस्ट, वेटलैंड, रेलवे और सिंचाई की जमीन अक्सर कमर्शियल या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए रखी जाती है। कॉमन लैंड, गांव की आम जमीन और चरागाह इलाकों को भी नहीं बख्शा जाता, जो अक्सर ताकतवर लोग या समूहों का शिकार बन जाते हैं। प्राइवेट लैंड, यहाँ तक कि शहरी और सबर्बन प्राइवेट लैंड भी अतिक्रमण की चपेट में आ जाती है। देश में जहां कहीं बड़ी संख्या में अतिक्रमण हुए हैं, मैं नाम खुल के बताता हूँ। बिल्कुल। लखनऊ में अकबर नगर, नैनीताल में अगर आप बहेड़ी किच्छा से चलें और जाएं पंतनगर, लाल कुआं, हल्द्वानी, काठगोदाम, दोनों तरफ नाजायज बांग्लादेशी भरे हैं। मैं नेता का नाम नहीं लूंगा, पार्टी का नाम नहीं लूंगा, स्पष्ट कहा जाता है इन नेताओं ने ला करके इनको बसाया है, क्योंकि ताउम्र ये और इनकी संतानें यहाँ पर अजर अमर होकर के राजनीति करते रहे। इसी तरीके से जब अकबर नगर बसा, इनको बसवाने वालों में नाजायज क्या कारण है? एक ही बिरादरी के लोग, एक ही जगह से आए हुए लोग, एक ही तरीके से लाए गए समूह में ला करके बसाए जाते हैं। अरे मुझको भी कहीं कोई बसा दो नेताजी, आप हमें नहीं बसाएंगे क्योंकि हम समूह में नहीं हैं, हम आपके वोट बैंक नहीं है। लेकिन वो जो आपकी अमानत जिनको आप कहते हैं ठसक के साथ, ये वही लोग हैं जो स्लीपर सेल भी हैं, ये वही लोग हैं जब कभी दंगे होते हैं तो बम चलाते हैं, और ये वही लोग हैं जिन जिन जिलों में ये बात उठी है वहीं पर हरकतुल अंसार, लश्कर तैयबा और अल-कायदा की एक्टिविटीज़ और ISIS की एक्टिविटीज़ भी दिखाई पड़ी हैं। तो इसके पहले कि आप अपने के ऊपर सेल्फ गोल करें नेताजी, आप ये देख लें कि ये जो रक्त बीज हैं ये न सिर्फ हमारे समाज को खाए जा रहे हैं, ये आपको भी खाएंगे किसी दिन बहुत जल्द। देश की राजधानी दिल्ली की ही बात कर लें तो दोस्तों, अकेले राजधानी में ही 64,000 से ज्यादा अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए जा चुके हैं। दिल्ली में पिछले ही साल केंद्रीय एजेंसियों ने अलग अलग राज्यों से आए लगभग 2,08,000 लोगों को बेदखल किया था, जो सबसे बड़ा आंकड़ा था। दिल्ली की आबादी करीब 2 करोड़ है।
यहाँ 70% विधानसभा क्षेत्रों में से 61% में झुग्गियां फैली हुई हैं। ये वही लोग हैं दोस्तों जिन्हें दिल्ली जीतने की कुंजी माना जाता है। 2013 के विधानसभा चुनाव में जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, उनमें सबसे ज्यादा स्लम एरियाज ही थे। बीजेपी को दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले 52.5% लोगों ने वोट किया था, जबकि आम आदमी पार्टी को 36.5% लोगों ने। इसका असर ये हुआ कि 2013 में बीजेपी पहले और आप दूसरे नंबर पर। कुछ ऐसा ही हाल सपनों की नगरी मुंबई का भी है, जहां 2001 की जनगणना के मुताबिक 54% लोग झुग्गियों में रहते थे। अकेले मुंबई के सबसे पॉश इलाके बांद्रा में ही करीब 78% लोग अवैध झुग्गियों में रहते हैं और तब से अभी तक लगातार झुग्गियों का विस्तार ही हुआ है, कम कुछ नहीं हुआ है। मुंबई और ग्रेटर मुंबई में बेहिसाब अवैध झुग्गियां बनाई जा रही हैं और कोई पूछने वाला ही नहीं है। हल्द्वानी में पिछले साल जो हुआ वो सबको याद होगा। उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों पर बसे छोटे से शहर हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर ही 50,000 से ज्यादा लोगों ने अवैध बस्ती बसाकर रहना शुरू कर दिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट के दिए बेदखली के आदेश के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो उस आदेश पर रोक लगा दी गई। मतलब अतिक्रमण बरकरार रहा। अतिक्रमण के जरिए जो काली कमाई होती है, क्या उसका जो एक हिस्सा है वो पुलिस प्रशासन के अधिकारियों तक जाता है? और सर, आप खुद सबसे बड़े प्रदेश के पुलिस के मुखिया रहे, आप तक ये बात आई कभी? देखिए, कोई संगठित तरीके से नाजायज कोई पैसा पुलिस को रेडी वाला तो दे सकता है, छोटे मोटे देते हैं, और जिसको आप कहते हैं पुलिस की भाषा में हफ्ता वसूली। बिल्कुल। तो हफ्ता वसूली तो वो है दाल में नमक के बराबर। लेकिन जब आपकी पूरी दाल ही काली हो चुकी है, जब कॉलोनी में आपकी ये बताए 2000 अकबर नगर को ले लें, फिर स्पेसिफिक बात करते हैं हम लोग, फिर स्पेसिफिक बात करते हैं। आपके स्पष्ट प्रश्न का स्पष्ट उत्तर ये है कि अगर 2000 घर तोड़े गए बुलडोजर से, ये किसी पुलिस वाले की, किसी पुलिस महानिदेशक की औकात नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि वहां से जाके रिश्वत ले आए। जहां पर 2000 घर वहां पर हो, वहां पर औकात नहीं है, अगर चाहे तो भी नहीं ला सकता है। और वो किस बात का देंगे? वो तो अब एक संगठित हो चुके हैं, 2000 घर वहां बन चुके हैं। अब हम आते हैं, चलिए एक दूसरी मिसाल नैनीताल पे आ जाइए आरसू जी। बहेड़ी से लेके किच्छा से जाइए पंतनगर से जाइए लाल कुआं से जाइए हल्द्वानी से कर, दोनों तरफ अगर 50,000 लोग अब बस चुके हैं, उनके राशन कार्ड, उनके वोटर्स ID, उनके आधार बन चुके हैं। आपका समझते हैं कि वो किसी पुलिस महानिदेशक वहां जाके चिरौरी करेंगे कि कोई कानून व्यवस्था की समस्या? मित्रों मत उत्पन्न कीजिएगा, हम आपके सहयोग के लिए हैं, हम मित्र पुलिस हैं। तो रिश्वत कहाँ जाएगी? अब आप उसको समझिए। जिन्होंने उनको लाके बसाया, जो लाभान्वित हो रहे हैं और जो उनके कमाऊ पूत है, जो जिनकी वो अमानत है, रिश्वत वहां जा रही है। दोस्तों, बात करें ताजा हालात की तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की है और आपका प्रदर्शन बेहद खराब रहा। बीजेपी की इस जीत में अवैध अतिक्रमणकारियों ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने आपको वोट देने से इनकार कर दिया, जबकि उनमें से मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। उन्होंने 2022 के बाद से किए गए हजारों विध्वंस और बेदखली किए गए दोनों पक्षों को दोषी ठहराया। दिलचस्प बात यह है कि आप कांग्रेस और भाजपा के घोषणा पत्रों में से किसी में भी गिराई गई झुग्गियों के पुनर्वास का जिक्र नहीं किया गया। चुनाव आयोग के आंकड़ों की माने तो अकेले देश की राजधानी दिल्ली की 61 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कुल 3,04,178 झुग्गियां हैं। इनमें 25,021 झुग्गियों के साथ मोती नगर और 23,495 झुग्गियों के साथ तुगलकाबाद इलाका भारतीय जनता पार्टी के गढ़ रहे हैं, जहां पार्टी ने 2008 और 2013 के विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने 2013 में 13,736 झुग्गियों वाले वजीरपुर सीट भी कांग्रेस से जीत ली थी। इसी तरह से 11,966 झुग्गियों वाला मॉडल टाउन और 10,894 झुग्गियों वाला आरकेपुरम, जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, वो भी बीजेपी ने 2013 में अपने नाम कर ली थी। इस बार भी चुनाव से पहले तीनों प्रमुख पार्टियों ने दिल्ली की 3 लाख से ज्यादा झुग्गियों में रहने वाले लोगों को पक्का घर देने का वादा किया, लेकिन देंगे कैसे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि उन लोगों को झुग्गियों में रहते कैसे उन्हें पक्के मकान दिए जा सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाके इस बात के परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे अतिक्रमण करने वालों ने कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से पब्लिक और सरकारी जमीनें हड़प ली हैं। अगर मान लो मैं किसान हूँ, मेरे पास 10 एकड़ या 50 एकड़ ज़मीन है, मैं उसको डेवलप करना चाहती हूँ, आप मुझे करने ही नहीं दोगे उसको। वो जब तक सरकार की ठप्पा नहीं लगता
वो केवल पॉलिटिशियन को मिलेगा या गुंडे मवालियों को मिलेगा, वही फिर नई कॉलोनी बना सकते। आपके कानून भी तो इतने नाजायज़ हैं। ये जो अंग्रेज़ कानून बना के गए उसमें हमने विकृतियाँ और ऐड की हैं। और जो मोदी जी कह रहे हैं ना कि हमने डीकॉलोनाइज करके किया है, ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाए कानूनों से भी बदतर सिद्ध होने वाले हैं। मैं अभी आपको लिख के दे रही हूँ। घूस रेट बढ़ेगा। हर बार जब अतिक्रमण हटाने की बात होती है रेहड़ी पटड़ी वालों को, मैंने खुद इसका अध्ययन किया है। अब मैं पूरी पुस्तक बहुत जल्दी पब्लिश करने वाली हूँ, फिल्म भी बनाई है और बहुत कुछ भी। आज मान लो यहाँ का मेरे कॉलोनी का वेंडर मान लो 10,000 रुपया दे रहा है प्रति महीना घूस के रूप में। अगर हटाएंगे तो जब वो वापस आएंगे तो 10 से 13,000 14,000 कुछ भी, एक नई इक्वेशन बन जाएगी कि अब पैसा बढ़ाओ। पहले उनको एक 2 हफ्ते 2-2.5 हफ्ते बेरोज़गार रखेंगे, फिर वो जब तड़पेंगे बेचैन हो जाएंगे तो फिर एक नई डील स्ट्राइक की जाएगी। लमसम में भी लिया जाएगा वापस लाने का और मंथली बढ़ाई भी जाएगी। ये है। मौजूदा नियम के अनुसार लैंड ओनरशिप वाली एजेंसी को कॉस्ट बेयरिंग करनी होती है, अतिक्रमणकारियों के पुनर्वास के लिए भुगतान करने होते हैं और जमीन को कब्जा मुक्त कराना होता है। लेकिन इन सब कामों के लिए पैसों की कमी की वजह से कब्जाइयों का कब्जा बना रहता है। प्रशासन की लाचारी देखकर कब्जा करने वाले लोग जमीन को वैध बनाने की मांग करने लगते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां अतिक्रमणकारियों को सरकार की ओर से आवंटित पक्के मकान दिए जाते हैं, उन्हें पुनर्वासित किया जाता है, लेकिन फिर भी वो कब्जाई गई जमीन को हड़पने के लिए वापस आ जाते हैं या फिर इसे दूसरे कब्जाइयों को किराए पर दे देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को रक्त बीज की संज्ञा दी जाती है। खुद पीएम हाउस के सामने रेस कोर्स जेजे कैंप दिल्ली में इस तरह के दुरुपयोग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एक एनजीओ ने इस मुद्दे पर रिसर्च करी और रिसर्च में पाया गया कि दिल्ली जैसे महानगरों में सैकड़ों करोड़ों की अतिक्रमण से काली कमाई हो रही है। सर, इस पर क्या कहेंगे आप? जरूर होगी, क्योंकि कोई चीज इत्तेफाकन नहीं होता है जी। अतिक्रमण इजराइल में नहीं होता है, चीन में नहीं होता है, क्योंकि वहां होगा परिणाम सामने है, चौराहे खड़ा करके गोली मार दी जाएगी। जहां पर सिस्टम में दिक्कत है। फिर सिस्टम में दिक्कत नहीं, सिस्टम पूरा मददगार जब रहेगा, जब आप उनको अपनी अमानत बनाएंगे, जब आप उनको लाके बैठाएंगे। मैंने बताया ना, पानी की टंकी पुलिस तो नहीं लगवाती है जी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पुलिस तो नहीं लगवाती है जी, वहां पर जाकर के जो प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी सेंटर खुलवाते हैं वो पुलिस तो नहीं खुलवाती है। जो खुलवाता, कभी उनसे पूछिए आखिर इतनी दया कृपा इनके ऊपर अवांछनीय तत्वों के ऊपर क्यों कर रहे हैं। इसलिए सिस्टम को नहीं, मैं राजनेता और उस विभाग के संबंधित विभाग, पुलिस के ऊपर तो जिम्मेदारी हर चीज की है, लेकिन जो प्राइमरी जो मौका है और पुलिस की भी है, अगर पुलिस की नाक के नीचे अतिक्रमण हो रहा था तो क्या पुलिस ने संबंधित विभाग के वरिष्ठतम अधिकारियों को, शासन को सूचित किया? और नहीं किया तो पुलिस भी बराबर की हिस्सेदार है। अतिक्रमण के मामले को लेकर देश की कई अदालतों में हजारों मुकदमे चल रहे हैं। देश की अलग अलग अदालतों में पेंडिंग पड़े लगभग 4 करोड़ मामलों में बड़ी संख्या अतिक्रमण के मामलों की। पिछली गिनती में राष्ट्रीय राजधानी में ज्यादातर सरकारी जमीन के संरक्षण डीडीए के पास दिल्ली की अलग अलग अदालतों में करीब 7,000 से ज्यादा मामले थे, जहां डीडीए के साथ साथ किसी एक शख्स या फिर ग्रुप ऑफ पीपल ने जमीन के एक ही हिस्से पर दावा ठोका। लगभग सभी मामलों में अवैध झुग्गियों और मलिन बस्तियों को नियमित करके रख दिया जाता है, खासकर चुनाव से पहले, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोगों को वहां की जनता के वोट चाहिए होते हैं। इसलिए हमारे नेता झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को वैध निवासी बनाने के लिए पहचान पत्र या फिर दूसरे लीगल डॉक्यूमेंट्स तक आराम से अरेंज करवा देते हैं। बताया जाता है कि कांग्रेस नेता HKL भगत के समय से ही ये वैधता की कवायद बड़े पैमाने पर शुरू हो गई थी। पूर्व दिल्ली, जो तब शहर में सबसे ज्यादा प्रवासियों का पता हुआ करता था, वो इलाका झुग्गियों से भरा पड़ा था, जिनके निवासियों को भगत ने वोट बैंक में तब्दील कर दिया। लेकिन यहाँ ये भी जान लेना चाहिए कि अतिक्रमण के लिए सिर्फ गरीब प्रवासियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता दोस्तों। देश के अमीर और ताकतवर लोग भी अपनी सहूलियत के हिसाब से जमीनें कब्जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली में ज्यादातर प्लॉट वाली रेजिडेंशियल कॉलोनियों में पैदल चलने वाले रास्तों पर वहीं के स्थानीय निवासी अपनी कारों को पार्क करने के लिए अतिक्रमण कर लेते हैं। आप दिल्ली के किसी भी पॉश कॉलोनी में चले जाइए तो पाएंगे कि वहाँ पे 80% से ज्यादा फुटपाथ या पैदल चलने वाले रास्तों को वहाँ के लोकल लोगों ने ही कब्जा कर रखा होता है। अपनी गाड़ियों की पार्किंग में बदल दिया जाता है।
अधिकारी सोए रहते हैं और देखते ही देखते सड़कों पर अवैध कब्जा हो जाता है। दिल्ली में बड़ी संख्या में कारों को वेल एडजस्ट करने के लिए रेजिडेंशियल कॉलोनियों में तेजी से हरियाली खत्म हो रही है। कारों की पार्किंग के लिए पेड़ों की बलि दी जा रही है। खासकर अगर किसी के घर के सामने कोई पेड़ है तो सबसे पहले उसे ही अवैध रूप से काट दिया जाता है या फिर पेड़ों की जड़ों में एसिड डालकर उसे नष्ट कर दिया जाता है ताकि पेड़ मर जाए और संबंधित अधिकारियों के पास पेड़ को गिराने के अलावा कोई रास्ता न बचे। इस तरह से पेड़ों के बदले कारों के लिए परमानेंट जगह बना दी जाती है। ये हमें समझ लेना चाहिए, अवैध जिसको आप अतिक्रमण कहते हैं, ये एक बहुत ही लुक्रेटिव इंडस्ट्री है और इसमें सबसे ज़्यादा फायदा नेताओं का, उस एरिया के नेता का और उस एरिया की पुलिस का और साथ में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। ये तीनों की मिली भगत के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। आज हमारे देश की ये विडंबना है कि जब राजनीतिक वर्ग अपने फायदे के लिए स्लम एरिया के अस्तित्व को मजबूती के साथ एस्टैब्लिश करते हैं तो सालों तक हमारी अपनी सरकारें खामोश रहती। सरकार उन निवासियों की दुर्दशा को देखकर भी अपने फायदे के लिए चुप रहती है। देखते ही देखते वो झुग्गियां राजनेताओं का पक्का वोट बैंक बन जाती है और हमारे नेता भी उन्हें सुख सुविधाएं देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। नेताओं के रहमो करम पर चलते हुए वो झुग्गियां 5 स्टार झुग्गियों में बदल जाती है और पक्की कॉलोनियों में रह रहे वैध लोगों को शर्मसार करती है। चमचमाते शहरों पर बदनुमा दाग बनकर रह जाती है और कोई कुछ नहीं कर पाता। अगर कोई मधु कीश्वर जैसा सामाजिक कार्यकर्ता इस सिंडिकेट के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसके ऊपर अटैक करवाए जाते हैं, उसे आवाज उठाने की सजा दी जाती है। समाज सुधारकों की आवाज को दबा दिया जाता है, मगर वो सिंडिकेट पूरी मुस्तैदी और मजबूती के साथ उगाही के गोरख धंधे में लगा रहता है, जिसका खामियाजा आगे चलकर हमारी अपनी पीढ़ियों को ही भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी दिल्ली में 3 बच्चों ने बेवजह बेवक्त काल का ग्रास बनकर भुगता है ना, अगर दिल्ली सरकार, डेवलपमेंट अथॉरिटी और दिल्ली पुलिस ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया होता तो आज यकीनन वो 3 यूपीएससी स्टूडेंट जिंदा होते और क्या पता आगे चलकर उनमें से कोई आईएएस आईपीएस अफसर बनकर देश को सुधारने में अहम योगदान दे पाता। मगर अफसोस, अफसल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ऐसे देश विरोधी नारे लगाने के लिए हजारों लाखों का हुजूम सड़कों पर उतर आता है, लेकिन वो यूपीएससी स्टूडेंट्स जो आगे चलकर देश का नाम रोशन कर सकते थे, उनके लिए किसी नेता, किसी फिल्म स्टार या किसी सेलिब्रिटी के लिए टाइम नहीं है। वो कैसे सीधे प्रशासन से टक्कर ले सकते हैं? नया भारत अंदर से कितना भ्रष्ट और कितना खोखला है, ये हादसा उसकी जीती जागती मिसाल है। जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो कभी बेपर्दा नहीं हो पाएंगे और ये सिलसिला यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। देश की ऐसी बदतर हालत को देखकर शो के अंत में चंद लाइनें आपके लिए पेश करते हैं। देखा तेरी संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।